प्रिया बेटा जल्दी घर आ जाओ। आज फिर तुम्हारे घर में वो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं। सारा सामान इधर उधर फेंक रहे हैं। क्या पर जब तक प्रिया अपनी मकान मालकिन से कुछ पूछती उन्होंने फोन काट दिया था। ये सुनकर प्रिया की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। अपनी मकान मालकिन की बातें सुन प्रिया हैरान परेशान भागती हुई अपने बॉस के केबिन तक गई और उनसे जल्दी घर जाने की रिक्वेस्ट करने लगी। तो बॉस भी थोड़ा अकड़ते हुए बोले, ये क्या है प्रिया, हर 2-4 दिन में आप घर जल्दी जाने की परमिशन लेने आ जाती हैं, जिससे आपका काम पेंडिंग हो जाता है। और आजकल आपको देखकर ऑफिस में और भी लोग जल्दी छुट्टी लेने आने लगी है। मैं अपने ऑफिस में इस तरह रोज रोज छुट्टियां नहीं दे सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत जल्द किसी और को हायर करना पड़ेगा। अगर आप अपनी नौकरी कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो आपका जो भी मैटर है, उसे आज ही सॉर्ट आउट कीजिए, वरना कहीं और नौकरी ढूंढ लीजिए। यस सर, मैं आज ही सब खत्म करने की कोशिश करूंगी। कहते हुए प्रिया ने जल्दी से अपनी टेबल से अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। प्रिया की स्कूटी आगे की ओर बढ़ रही थी, पर उसका मन अपनी गुजरी जिंदगी में पीछे की ओर भाग रहा था। प्रिया जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आते होंगे। प्रिया की माँ ने किताबों में उलझी प्रिया से कहा। तो प्रिया ने बड़ी ही शांति से कहा था कि माँ, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, बल्कि मैंने जो पढ़ाई की है उसको यूज कर मैं कुछ बनना चाहती हूँ। अपनी दम पर ये दुनिया देखना चाहती हूँ और आप दोनों को भी अपनी काबिलियत पर फख्र करते देखना चाहती हूँ। उसके बाद आप और पापा जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करने को तैयार हूँ। पर प्लीज माँ, अभी नहीं। इससे पहले कि प्रिया की माँ कुछ कहती उसके पापा वहां आ गए और उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपना फरमान सुना दिया था। देखो प्रिया, तुम्हारी पढ़ाई की वजह से मैंने इतनी देर से तुम्हारे लिए रिश्ता लाया हूँ। तुम्हारी दीदी की शादी तो हमने उसके कॉलेज से निकलते ही कर दी थी। इसलिए अब सीधे तरीके से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ये नौकरी और घूमने के सपने अपनी ससुराल में जाकर पूरे करना। जो तुम्हें देखने आ रहा है वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छे खानदान से है। और रही बात हमारी तुम पर फक्र करने की, तो जब हम तुम्हारी शादी करके विदा कर देंगे और तुम पूरे मन से अपनी ससुराल को अपना कर वहां हमारी परवरिश का नाम ऊंचा करोगी, तो हमें वैसे ही तुम्हें पर गर्व होगा। उसके लिए तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया अपने पापा से कुछ कहती उससे पहले ही वो वहां से जा चुके थे और माँ भी पापा के सुनाए फरमान के खिलाफ जाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। प्रिया ने भी अपने माँ पापा के सामने घुटने टेक दिए थे और तैयार होकर बाहर बैठे लोगों के सामने अपनी नुमाइश करने को तैयार हो गई थी, क्योंकि जिसने ये जीवन दिया है उनसे ही अपने जीवन के लिए क्या और कैसे लड़ सकती थी वो। सरकारी दफ्तर में कार्यरत दिनेश ने सावली सलोनी सुंदर सी प्रिया को देखते ही पसंद कर लिया था और कुछ ही महीनों में सगाई और शादी करके प्रिया लाखों का दहेज लेकर देवर ननंद सास ससुर जेठ जेठानी से भरा पूरा अपनी ससुराल में परिवार शामिल हो गई थी। पर शायद सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि दिनेश के परिवार ने उसे अपना हिस्सा कभी बनाया ही नहीं था। जहाँ देवानंद प्रिया के आसपास भी ये बोलकर नहीं फटकते थे कि भाभी, आपके साथ रहने से कहीं हमारे ऊपर भी आपकी रंगत छाने लगी तो। अब प्रिया उन्हें कैसे समझाती कि उसकी देह का रंग छूटकर थोड़े ना उनको चिपक जाएगा। वही सास ससुर को तो सिर्फ दहेज में मिले पैसों और त्योहारों पर भर भर कर मायके से आने वाले शगुन से मतलब था, वरना उसके अलावा तो उन्हें किसी के सामने प्रिया को बहू कहना भी पसंद नहीं था। और दिनेश, उसने तो पहली रात में ही प्रिया को बोल दिया था कि उसे उससे कोई मतलब नहीं है। ये शादी उसने सिर्फ अपने माँ पापा की खुशी के लिए की है, वरना उसकी तो एक और बीवी है जो उससे कई गुना ज्यादा सुंदर है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रिया इससे ज्यादा अपना अपमान नहीं सहन कर सकती थी, तो उसने अपने मम्मी पापा को सब बताया और घर वापस आने की बात कही। तो
जिन पापा ने जबरदस्ती उसके सपने तोड़कर उसकी शादी करवाई थी। उन्होंने उसकी तकलीफों से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया और बोले, प्रिया, हमने तो सब कुछ अच्छा देकर, इतना दान दहेज देकर तुम्हें विदा किया था। अब तुम्हारी ही किस्मत खराब है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब तुम्हें तुम्हारी किस्मत से जो मिला है उसी में निभाना सीखो, क्योंकि अब वही तुम्हारा घर है और वहां के लोग तुम्हारे अपने। तुम उन लोगों को समझो और उन्हीं के अनुसार उस घर में ढलने की कोशिश करो। एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो ससुराल के 4 कोनों में से किसी एक कोने में रो रो कर अपनी जान दे देना, पर भूल से भी कहीं यहाँ वापस आने की मत सोचना, क्योंकि तुम्हें घर वापस बुलाकर मैं समाज और बिरादरी में अपनी नाक नहीं कटवा सकता। ये सुनकर प्रिया सन्न रह गई थी। जिन माँ बाप ने उसे जन्म दिया, जो पहले उसकी आंखें कभी नम भी नहीं होने देते थे, आज उन्होंने समाज और अपनी झूठी इज्जत के कारण उसकी उन तकलीफों से, जो उन्हीं लोगों की दी हुई थी, मुंह मोड़ उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उस दिन जो वो अपने मायके से विदा हो ससुराल आई, उसने पलटकर उस तरफ देखा भी नहीं। पर ससुराल में दिन पर दिन हो रहे अत्याचार और पति के तिरस्कार ने उसकी सहन शक्ति खत्म कर दी थी। आखिर वो वहां सब कुछ सहती भी तो क्यों, वहां कौन उसका अपना था। ससुराल के पूरे परिवार ने उसे नौकरानी बना दिया था और पति ने कभी उससे कोई नाता जोड़ा ही नहीं था। समाज को दिखाने के लिए उन झूठे फेरों को सच मानकर वो क्यों अपनी जिंदगी तिल तिल सुहा करती। सो बस एक दिन उसने बिना किसी से बताए, बिना किसी से कुछ शिकायत किए, अपने टूटे हुए आत्मसम्मान की किरचें उठा वो जेल जैसा घर छोड़ दिया और दूसरे शहर आकर अपनी काबिलियत से एक नौकरी और एक छोटा सा घर किराए पर लेकर अपने टूटे आत्मसम्मान को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हुए वो रहने लगी। पर कहते हैं ना कि एक आत्मसम्मान से भरी और अपने दम से जी रही स्त्री पुरुषों को तो छोड़ो, स्त्रियों को भी रास नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ये आत्मसम्मान से भरी स्त्री उनके इस झूठ की उनके सर पर छत और वो प्यार भरी दुनिया उनकी खुद की है कि नींव ना हिला दे। कहीं वो स्त्री उन इज्जतदार स्त्रियों की परतें निकाल उनके आत्मसम्मान और मान मर्यादा का सड़ा हुआ बदबूदार वो रूप न दिखा दे, जिसे वो रोज अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट के नीचे सदियों से दबाती चली आ रही हैं। इसलिए पुरुष और झूठी इज्जतदार स्त्रियां एक अकेली स्त्री को बदनाम कर उसे तोड़कर वापस उस कैदखाने में कैद करना चाहते हैं, जहां वो एक सांस भी अपनी मर्जी से न ले सके। प्रिया को भी उसकी ससुराल वालों ने उसके माँ और पापा को और समाज को ये सुनाकर कि उनकी बेटी अपना मुंह काला करके भाग गई है, खूब बदनाम किया और उसका पता लगाकर उसके उस छोटे से आशियाने को उजाड़ने आ गए, जिसे अभी वो तिनका तिनका जोड़कर बनाने की कोशिश ही कर रही थी। पर इस बार प्रिया डरी नहीं थी उन दहेज के लोभियों से, जिन्होंने ये जानते हुए भी कि उनके बेटे को वो पसंद नहीं है और उसने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, उसकी जिंदगी खराब की थी। उसने अपने साथ पुलिस लाकर और ससुराल वालों के खिलाफ सबूत दिखाकर अपने आस-पास रह रहे लोगों की सच्चाई से रूबरू करवाया था, वरना ये समाज फिर से उसे ना किए गए जुर्म की सजा देकर उसे चरित्रहीन साबित कर उसके पंख काटने की कोशिश करने लगता। पर प्रिया की हिम्मत की वजह से उस दिन वो लोग कामयाब नहीं हुए थे और पुलिस के डर से सब अपनी गालियों और कालिकों का पिटारा अपने ऊपर ही उंडा लिए थे। पर आज फिर उसके छोटे से आशियाने और उसके सम्मान का पर खतरा मंडरा रहा था। इसलिए वो अपनी स्कूटी लेकर जल्द से जल्द अपने घर पहुंची। पर वहां का नजारा देखकर एक बार तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। पर फिर खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी और अपने पापा के पैर छूते हुए बोली, पापा, आपने इतने महीनों बाद मेरी खोज खबर ली, वो भी सिर्फ मेरी छोटी सी दुनिया को मिटाने के लिए। आप ऐसे ही बोल देते, ये सारा सामान मैं आपके घर भिजवा देती, बिना।
बिना किसी सवाल, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पसंद के लड़के से शादी कर ली थी। मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा घर और वर देकर, लाखों का दहेज देकर तुम्हें विदा किया। सोचा तुम अपने ससुराल में निभाकर हमारा और हमारे खानदान का नाम ऊंचा करोगी। पर तुमने क्या किया? अपने पति को धोखा देकर अपनी ससुराल और मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर भाग आई, और यहाँ अपना मुंह काला कर इतनी शान से रह रही हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। प्रिया के पापा प्रिया को जलती आंखों से देखते हुए प्रिया से चिल्लाकर बोले, तो प्रिया एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, आपके उस अच्छे देखे घर और वर ने मेरे साथ नौकरों से भी बदतर सलूक किया। ना जाने कितने दिन मैंने उस घर में सिर्फ पानी पीकर उन लोगों की मार सहते हुए गुजार दिए थे, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए पापा। पर जब सहन नहीं हुआ था तो आई थी ना आपके पास। पर आपने तो मुझे मेरी किस्मत का हवाला और घर के 4 कोनों में से किसी एक कोने में मरने की नसीहत देकर मुझे वापस उसी कैदखाने में भेज दिया था। पर यूं घुटन भरी मौत मुझे मंजूर नहीं थी पापा। बस इसलिए मैं वो सब छोड़ आई थी। और यकीन मानो, मैंने यहाँ मुंह काला करने जैसा कोई काम नहीं किया है। पर आपने भी इस समाज की तरह अकेली रह रही, अपनी पहचान बना रही बेटी को गलत समझा। पर पापा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं ना सही, पर कम से कम आपने अपने दिए संस्कारों और परवरिश पर तो भरोसा कर लिया होता, तो कम से कम आप मेरी नजरों में गिरने से तो बच जाते। पर चलो कोई बात नहीं, उस दिन आपने मुझे एक नसीहत दी थी, आज मैं एक नसीहत आपको देती हूँ। किसी भी अकेली रह रही लड़की पर शक मत करना, वरना उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर उस पर उंगली उठाने के चक्कर में आप खुद बदनाम हो जाओगे, जैसे यहाँ हो गए हो। ये सुनते ही उन्होंने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, जहाँ सब कह रहे थे कि कैसा बाप है ये जो अपनी बेटी पर ही शक कर रहा है। क्या इसने अपनी बेटी के चेहरे और शरीर पर वो गहरे घावों के निशान नहीं देखे? भगवान ऐसा बाप किसी को भी ना दे। जैसी बातें करके सब उसे ही धिक्कार रहे थे। तभी प्रिया की माँ आई और अपने पति के द्वारा लाए हुए लड़के को परे ढकेलते हुए बोली, उधर हटो। अगर मेरी बेटी के सामान को हाथ भी लगाया तो हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगी तुम लोगों के। फिर अपने पति की तरफ मुंह करके उन्हें धिक्कारते हुए बोली, शर्म नहीं आती आपको अपनी ही बेटी पर शक करते हुए? पहले तो उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी, फिर जब वो वहां से परेशान होकर घर आई तो उसे घर से निकल उसकी ससुराल में उसे मरने को छोड़ दिया। और उसने जब आपकी चुनी उस दुख भरी जिंदगी को छोड़ खुद के दम पर कुछ करना चाहा, तो एक बार फिर से आ गए उसकी दुनिया उजाड़ने। पर अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आज आपने मेरी परवरिश पर उंगली उठाकर बहुत गलत किया है। पहले मैं सिर्फ आपकी पत्नी होने का फर्ज निभा रही थी। डरती थी कि कहीं आपने अपने घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं। पर मेरी बेटी ने मुझे सिखाया है कि जब तक एक स्त्री अपने मान के लिए खुद खड़ी नहीं होती, उसे उसके हिस्से का सम्मान नहीं मिलता। इसलिए आज मैं आपसे आपकी पत्नी होने का हक वापस ले रही हूँ। और अपना मंगलसूत्र उतारकर अपने पति के हाथ पर रखते हुए फिर से बोली, ये लीजिए अपना मंगलसूत्र और घर जाकर अपनी झूठी शान के साथ अकेले रहना, क्योंकि मैं अब यही अपनी बच्ची के साथ रहूंगी, ताकि कोई भी गिरी सोच वाला मेरी बेटी पर उंगली ना उठा सके। इतना बोल प्रिया की माँ अपनी बेटी के टूटे सामानों में से बचा हुआ अच्छा सामान चुनने लगी, और प्रिया ने भी अपने पापा पर एक हिकारत भरी नजर डाली और अपनी माँ का साथ देने लग गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।